हाय फ्रेंड्स, मैं रजनीश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल प्रोएक्टिव एसआईपी में। आईपीओ का सीजन है और बैक टू बैक कई आईपीओ ब्राउजर को हिट करने को तैयार है। ब्राउजर? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज। ब्राउजर मीन्स स्टॉक मार्केट। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में एक और नया आईपीओ लिस्ट होने को तैयार है और इस आईपीओ का नाम है स्टोवक्राफ्ट। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे कि स्टोवक्राफ्ट का क्या बिजनेस मॉडल है, क्या इनके आईपीओ डिटेल्स हैं, क्या इनके फाइनेंशियल्स हैं और लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए चेक करते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल। स्टोवक्राफ्ट किचन अप्लायंसेस के बिजनेस में है। पिजियन इसका बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और ऑलमोस्ट हर किचन में इसका कुकवेयर अवेलेबल है। पिजियन के अलावा गीलीमा एंड ब्लैक डेकर दो इसके अलग ब्रांड्स हैं जिनको हम आईपीओ में आगे डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर कंपनी के पास 660 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाते हैं। कुकवेयर, कुकिंग अप्लायंसेस, हाउस होल्ड यूटिलिटीज, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कंपनी डील करती है। रिसेंटली कंपनी ने एलईडी बिजनेस में भी अपने आप को सेटअप किया है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ पिजियन। पिजियन ब्रांड में ऑलमोस्ट 651 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, 27 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में, जबकि गीलीमा में ऑलमोस्ट 12 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 65 स्टोर्स हैं जो कि सिर्फ 4 स्टेट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड है और 28 सिटीज में ही ऑपरेट करती है, इसलिए ये ब्रांड ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। कंपनी श्रीलंका, कीनिया, यूएसए ऐसी कई सिटीज में, कई स्टेट्स में एक्सपोर्ट का काम करती है। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, एक बेंगलोर में और दूसरा हिमाचल प्रदेश में। बेंगलोर में गीलीमा और पिजियन के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जबकि ब्लैक डेकर का जो प्रोडक्ट है वो हिमाचल प्रदेश की यूनिट में डेवलप किया जाता है। ब्लैक डेकर में बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे एलपीजी स्टोव्स, इनर लिड कुकर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे वर्कआउट करती है और इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी काफी इक्विप्ड हैं, वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अब इनकी प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं। प्रमोटर्स 2 हैं, नंबर 1 राजेंद्र गांधी एंड नंबर 2 सुनीता गांधी। राजेंद्र गांधी और सुनीता गांधी कंबाइन करके 74% के अप्रोक्सीमेट स्टेक होल्ड करते हैं, जबकि इनके 2 इन्वेस्टर्स हैं SCI 1 एंड SCI 2 जो कि 20 एंड 5% रिस्पेक्टिवली स्टेक को होल्ड करते हैं। कंपनी ने जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेबी में सबमिट किया था, अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी और कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर कुछ लिटिगेशन है। ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर 34 केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 1 क्रिमिनल केस है, 1 सिविल केस है, 11 टैक्स के केसेस हैं और ऑलमोस्ट 21 केसेस जो हैं रेगुलेटरी के हैं। इसी तरह कंपनी के प्रमोटर्स पे भी कुछ ऑलमोस्ट 7 केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 4 क्रिमिनल केसेस हैं, 1 सिविल केस है और 2 रेगुलेटर केसेस हैं। ये कंपनी का बहुत नेगेटिव पॉइंट है और इस पॉइंट की वजह से आप देखेंगे कि शायद सब्सक्रिप्शन नहीं आए। तो ये तो था कंपनी का बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। सबसे पहले टोटल एसेट्स को देखते हैं। तो जहां FY18 में टोटल एसेट 393 करोड़ का था, वो FY19 में बढ़कर 425 करोड़ का हो गया और FY20 में 471 करोड़। तो इस तरह CAGR में अप्रोक्सीमेट 9.4% की ग्रोथ देखने को मिली। अब कंपनी की लायबिलिटीज पर डिस्कस कर लेते हैं। तो FY18 में कंपनी के पास 573 करोड़ की लायबिलिटीज थी जो कि FY19 में रिड्यूस होकर 489 करोड़ की हो गई और FY20 में अगेन एक जंप देखने को मिला समवॉट अराउंड 531 करोड़ का। तो इस तरह जो लायबिलिटीज हैं वो 4 CAGR से रिड्यूस हुई, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो FY18 में 534 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने, जो कि FY19 में बढ़कर 643 करोड़ का हो गया और FY20 में 673 करोड़ का हो गया। मींस 12.18% का CAGR जंप देखने को मिला रेवेन्यू में, जो कि एक बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। अब हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में FY18 में ऑलमोस्ट 12 करोड़ का लॉस इनकर किया था, वहीं FY19 में लॉस से प्रॉफिट में आए और अप्रोक्सीमेट 0.7 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया।
वहीं FY20 में इनका प्रॉफिट जो है वो 3 करोड़ के आसपास पहुंच गया। अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो FY18 में ऑलमोस्ट 11 करोड़ का फिगर जनरेट किया था कंपनी ने, वहीं FY19 में ये 13 करोड़ का हो गया और FY20 में बढ़ के ये 15 करोड़ का हो गया। अब हम इसके EPS पे डिस्कस कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर पर। FY18 में जहां कंपनी ने -6.35 का EPS जनरेट किया था, वहीं इन्होंने FY19 में 0.33 रुपीज का EPS जनरेट किया और FY20 में EPS जो है 1.28 रुपीज हो गया। अब हम कंपनी के IPO पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको अपने बिजनेस मॉडल सेक्शन में बताया था कि कंपनी के 2 प्रमोटर और 2 इन्वेस्टर्स हैं। तो जो 2 इन्वेस्टर हैं SCI 1 एंड SCI 2, वो ऑलमोस्ट अपना पूरा का पूरा स्टेक सेल कर रहे हैं और जो फ्रेश इशू है वो सिर्फ 95 करोड़ का है और जो रिमेनिंग साइज है IPO की यानी 317 करोड़ वो OFS के जरिए अब इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। अब कंपनी IPO क्यों ला रही है इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो कंपनी का कहना यह है कि जो रीपेमेंट्स हैं या प्री पेमेंट्स हैं उनको ये सेटल करेंगे पार्टली या फुल्ली। और सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है इनका IPO लाने का वो ये है कि ये अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहते हैं। IPO 25 जनवरी 2021 से लेकर 28 जनवरी 2021 तक ओपन रहेगा। IPO की प्राइस बैंड 384 से 385 रखी गई है और मिनिमम आपको 38 शेयर्स यानी 1 लॉट पर इन्वेस्ट करना है 38 शेयर्स के। तो इन ऑल ऑफ 13 लॉट्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मींस 494 शेयर्स पर, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 1,90,000 रहेगी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 14,630 रुपीज का करना पड़ेगा। देखिए, हमने कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल, फाइनेंशियल्स, IPO डिटेल्स पर डिस्कस किया क्योंकि स्टोव क्राफ्ट जो है वो किचन अप्लायंसेस के बिजनेस में है और ऑलरेडी हॉकिंस, प्रेस्टीज जैसे बड़े नाम ब्राउजर पर लिस्ट हैं। तो हमको इसके साथ इनको कंपेयर करना होगा। अगर हम प्रेस्टीज, हॉकिंस के PE मल्टीपल को देखें तो वो अप्रोक्सीमेट 40 to 45 चल रहे हैं, जबकि स्टोव क्राफ्ट के PE को अगर हम FY20 के EPS से कैलकुलेट करें तो वो अप्रोक्सीमेट 300 रुपीज आता है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहां पर हम कंक्लूड करेंगे कि आपको IPO में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। देखिए, बुल मार्केट है और रिसेंटली हमने 50,000 का एक नंबर टच करा है सेंसेक्स पे। बट जब भी ऐसा बुल मार्केट आता है तो जिन कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं भी होते उन कंपनी के स्टॉक प्राइस भी फंडामेंटल से बहुत बियॉन्ड होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, लिटिगेशन अगेंस्ट कंपनी एंड प्रमोटर, और क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 3 फाइनेंशियल में से 1 फाइनेंशियल लॉस पे रही है, इसलिए 10% का ही रिटेल के लिए सब्सक्रिप्शन आ सकता है। इन तीनों पैरामीटर्स पे देखें तो इस कंपनी के जो सब्सक्रिप्शन है उस पर बहुत मुश्किल होगी, सब्सक्राइब होना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर हम समराइज करें तो कंपनी के ऊपर लिटिगेशन, प्रमोटर्स के ऊपर लिटिगेशन, प्रॉफिटेबिलिटी का ना हो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा होना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ये बात पे इशारा करते हैं कि इस IPO को अवॉइड करना चाहिए और इसलिए ये IPO मैं अवॉइड की लिस्ट में डालता हूं। होप आज का ये वीडियो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको इस IPO में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिनसे भी कंसल्ट करते हैं आप उनसे एक सेकेंड ओपिनियन जरूर लें, ताकि वो आपको एक अच्छे से गाइड कर सकें कि आपको इस IPO में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दिस इज टाइम टू साइन ऑफ। हैप्पी इन्वेस्ट, बाय बाय।